रखते वह संस्कृति मूल रूप से संस्कार प्रधान संस्कृति रही। यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि जहां बाकी की सभ्यताएं जन्म के बाद बच्चे को संस्कारित करने की सोचती हैं, वहां हमने जन्म से काफी पूर्व आने वाले बच्चे के संस्कार की व्यवस्था की थी। गर्भाधान संस्कार तो गर्भधारण की पवित्र जमीन तैयार करने के लिए ही है। गर्भाधारण के 3 माह बाद होने वाला पुंसवन संस्कार बच्चे को गर्भ में संस्कारित करने का विधान है। इस तरह से अंतिम संस्कार तक एक सनातनी भारतीय का जीवन 16 संस्कारों के बीच आगे बढ़ता है। संस्कार करना अर्थात क्या? एक तरह से एक बच्चे में निहित उदात्त भावों को जगाने का सारा उपक्रम, उसे परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए सर्वोत्कृष्ट बनाने की योजना। बच्चे के मन, विचार, शरीर को शुद्ध, पवित्र और पुष्ट एवं सुरक्षित बनाने का विधान। विषय को थोड़ा विस्तार दें तो हमने संस्कार को यहीं तक सीमित नहीं किया। बेशक एक बच्चे को संस्कारित करना संस्कार की पूरी व्यवस्था का केंद्र रहा, लेकिन व्यक्ति के आगे परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व सुसंस्कारित हो, इसका भी विचार किया गया। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरु कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात क्रियाशील बनो, प्रभु महिमा का प्रचार करो, ऐश्वर्य को बढ़ाओ, राक्षसों का संहार करो और विश्व को आर्य बनाओ। यहाँ आर्य बनाने से तात्पर्य संस्कारों से युक्त श्रेष्ठ मानव तैयार करने से है। तो करेंगे चर्चा संस्कार की भारत की दृष्टि की, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। शिशु के जन्म की तैयारी से लेकर उसके गर्भस्थ होने और फिर जन्म लेने के बाद नामकरण, पहला अन्न ग्रहण, जन्म समय के बालों का दान, ये सभी कार्य हिंदू धर्म में संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि कर्म तक द्विज मात्र के सभी संस्कार वेद मंत्रों के द्वारा होते हैं। कहते हैं संस्कार से मनुष्य द्विजत्व को प्राप्त होता है। संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेती है तो उसके पूर्व जन्म के प्रभाव उसके साथ आते हैं। इन प्रभावों का वाहक सूक्ष्म शरीर होता है, जो जीवात्मा के साथ एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। इन प्रभावों में कुछ बुरे होते हैं और कुछ भले। बच्चा भले और बुरे प्रभावों को लेकर नए जीवन में प्रवेश करता है। संस्कारों का उद्देश्य है कि पूर्व जन्म के बुरे प्रभावों का धीरे धीरे अंत हो जाए और अच्छे प्रभावों की उन्नति हो। संस्कार के 2 रूप होते हैं, एक आंतरिक रूप और दूसरा बाह्य रूप। बाह्य रूप का नाम रीति रिवाज है। यह आंतरिक रूप की रक्षा करता है। आंतरिक रूप हमारी जीवनचर्या है। यह कुछ नियमों पर आधारित हो तभी मनुष्य आत्मिक उन्नति कर सकता है। संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार संस्कारों से द्विजों के गर्भ और बीज के दोषादि की शुद्धि होती है। कुमारिल ने 8वीं सदी में तंत्रवार्तीय ग्रंथ में इसके कुछ भिन्न विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार मनुष्य 2 प्रकार से योग्य बनता है, पूर्व कर्म के दोषों को दूर करने से और नए गुणों के संस्कारों से। संस्कारों की मान्यता में कुछ मतभेद भी है। गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कार माने गए हैं। 40 संस्कारः संस्कृतः। महर्षि अंगिरा 25 संस्कार मानते हैं, परंतु व्यास स्मृति में 16 संस्कार ही माने गए हैं और यही प्रचलित भी रहा है। किंतु आज इन 16 संस्कारों में से भी कुछ संस्कार ही प्रचलित रह गए हैं। तो आज संस्कार के इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पावन चिंतन धारा आश्रम के संस्थापक पवन सिन्हा जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पवन जी गुरुकुल परंपरा के साधक हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर एक शोध संस्था की भी आपने स्थापना की है। साथ ही आप दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बच्चों में संस्कार को लेकर आपने काफ़ी काम किया है। भारतीय प्राचीन कथाओं को वैज्ञानिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का भी आपने काम किया है। आप कई पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। 1995 में युवा पुरस्कार, 2013-14 में
महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान और 2016 में ज्योतिष विभूषण भी आपको मिल चुका है। परिवर्तन आपका मूल मंत्र है। आज भारत दृष्टि के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पवन जी, आज हम लोग भारत दृष्टि में चर्चा कर रहे हैं संस्कार को लेकर। एक तरह से पूरी भारतीय परंपरा संस्कार के इर्द गिर्द ही घूमती है। आज हम 2017 में हैं, प्राचीन भारत काफ़ी पीछे छूट चुका है। आज बात करना हो तो संस्कार से हम क्या समझें, और यह भी कि क्या आज संस्कारों को समझना इतना कठिन हो गया है? क्या आज समाज में इसकी चर्चा बहुत आवश्यक नहीं समझी जा रही है? देखिए, संस्कार का जो अर्थ है वह है जीवन का संचालन। तो जीवन का संचालन जिस जिस पड़ाव पर या जिन जिन मापदंडों पर हम करते हैं वह संस्कार है। संस्कार पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि संस्कार पूरे जीवन को एक ढांचा देने का प्रयास है, उसको संस्कार कहते हैं। मनुष्य को कब जन्म लेना है से लेकर कब सीखना है, पढ़ना है, और कब उसको पुनः शव होना है, तो ये सारी चीज़ें, ये सब संस्कारों में आती हैं। आधुनिक युग में इसकी बात करना कठिन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आहत है। वह अपने बच्चों और अपने संबंधों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। पति पत्नी, पति और पत्नी पति एक दूसरे को लेकर ये सशंकित भी हैं, और वह एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन जीना चाहते हैं जो वो जी नहीं पा रहे हैं। तो हम में से हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाह रहा है। हम में से हर व्यक्ति खुली हवा में सांस लेना चाह रहा है, उन्नति करना चाह रहा है, और ये संभव ही नहीं है जब तक कि हमारा कोई राष्ट्रीय चरित्र ना हो, व्यक्तिगत चरित्र ना हो, और ये दोनों बनते हैं संस्कार से। इसलिए संस्कार की आवश्यकता आज अधिक है, लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है, इसलिए वह किताबों में वैल्यू एजुकेशन तक सीमित होकर रह गई है। अगर इसकी वैज्ञानिकता लोगों को पता चले तो निश्चित रूप से संस्कारिक जीवन जीना हर व्यक्ति चाहेगा, क्योंकि उसी से उसको जीवन में उन्नति मिलेगी, शांति मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसकी वैज्ञानिकता समझे, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। मेरा प्रश्न है कि हमारे शास्त्रों में दो बातें विशेष रूप से कही गई। एक तो यह है कि आपका ज्ञान दरअसल आचरण में ही दिखता है। दूसरा, जीवन में नियम सर्वोपरि है। और मेरे विचार से ये दोनों ही बातें तभी सामने आ सकती हैं जब संस्कार दिए जाएं। प्राचीन भारत में संस्कार को देने का ऐसा क्या तंत्र था, ऐसी क्या व्यवस्था थी जिसने पूरे समाज को नियंत्रित कर रखा था? दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये प्रश्न बहुत सारगर्भित है, और इसका उत्तर भी मैं वैसे ही देने की कोशिश करूंगा। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो यह कि जिस वक्त संतान का बीज पड़ रहा है, यानी बीज और क्षेत्र, यानी स्त्री और पुरुष का जिस वक्त संयोग होना है, वह संयोग उचित समय पर हो। अब यहाँ उचित समय का अर्थ यह है कि दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से पुष्ट हो। तो उस वक्त में गर्भाधान हुआ। गर्भाधान में वातावरण का तक महत्व है। कौन से पुष्प खिले हुए होने चाहिए, किस तरीके की बयार होनी चाहिए, पूरब से पश्चिम की बयार ज़्यादा बेहतर है कि पश्चिम से पूरब की बयार ज़्यादा बेहतर है, यहाँ तक की चर्चा की गई। उसके बाद गर्भ के अंदर ही वह जब उसका मस्तिष्क बनना शुरू होता है तीसरे महीने के उपरांत, पुंसवन संस्कार, तो वहाँ से बच्चे को सिखाना शुरू हो गया। उसके बाद सीमानुपन्न संस्कार, यानी चौथा छठा आठवां महीना, यहाँ हमने बच्चे को अंदर ही अंदर ट्रेन कर दिया। तो उसका जो मस्तिष्क है वह तो हम गर्भ के अंदर ही ट्रेन हो गया। अब वह बाहर आता है। अब बच्चा बाहर आने के बाद कुछ समय माता पिता के संरक्षण में रहता है। उसके बाद फिर ये संस्कार का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जब उसको गुरुकुल भेज देते हैं। अब बच्चा जाने, बच्चे के आचार्य जाने, माता पिता उसमें बीच में नहीं आते। यहाँ तक कि राजा हो, कोई और एरिस्टोक्रेट हो, सूबेदार हो, वो बीच में नहीं आते थे। अब आचार्य यज्ञोपवीत आदि कराकर बच्चे को शरीर से और अनुभव से उसके ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं। जेनेटिकली देखिए, उन्होंने गर्भ में ही करा दिया। अब संसार के अनुसार उसको वह ट्रेन कर रहे हैं और समस्त प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। इसकी वजह से वह बच्चा अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा रहा है। इसमें वह शरीर को भी नहीं छोड़ रहे, इंद्रियों को भी नहीं छोड़ रहे।
ये तो बहुत बाद में आ गया कि इंद्रियां जो है पाप का द्वार है आदि आदि। ऐसा मूलतः नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के बिना तो हम मन को साध ही नहीं सकते, और मन को साधने से इंद्रियां सधती हैं, इंद्रियां सधने से शरीर सधता है, तभी कार्य बन पाते हैं। तो इन दोनों चरणों में, यानी गर्भाधान से लेकर बच्चे के संसार में प्रवेश और प्रवेश के कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद उपनयन संस्कार से जो वह गुरुकुल में जाता है और फिर वहाँ विद्या अध्ययन करता है, वहाँ तक का जो समय है उसमें वह लगभग 64 विषय पढ़ता है, और उस वक्त में उसको जीविका चलाने के लिए स्वयं श्रम करना पड़ता है। श्रम करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि उसमें अनुशासन आता है। तो राम जी ने भी वही श्रम किया, उनको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिली थी। श्री कृष्ण ने भी वही श्रम किया। और उन 64 विद्याओं में, जिन्हें 64 कला भी कह देते हैं, संगीत भी है, तो उसमें हीरे जवाहरात बनाने भी हैं, तो उसमें लोहा ढालना भी है, तो उसमें सफाई क्रिया करनी भी है, तो उसमें ग्रस्त जीवन कैसे निभाया जाए ये भी है, तो उसमें कृषि अर्थव्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था भी उसको पढ़ाई जा रही है। वह राजनीतिक विज्ञान और विदेश नीति भी पढ़ रहा है। श्री कृष्ण ने पढ़े हैं ये सारी चीज़ें। तो वह जब 25वें वर्ष में अपने घर लौटता है तो एक उत्तम मनुष्य की तरह से लौटता है, जिसको घर गृहस्थी का भी पता है, संसार का भी पता है, तो उस लोक का भी पता है, और उस लोक से उसका संबंध कैसे स्थापित होगा इसका भी पता है। आपने बड़ा अच्छा बताया कि जब जिस समय हम यह विचार करते हैं, यह योजना बनाते हैं कि एक नया व्यक्ति, एक नया जीव कह लें, एक नई आत्मा प्रविष्ट करे इस संसार में, तो उसकी पूरी तैयारी होती है। लेकिन हमारी पूरी कल्पना से ही वो गर्भाधान संस्कार गायब है, आज उसकी चर्चा नहीं होती। पूरे व्यवस्था से 16 संस्कार कैसे धीरे धीरे गायब हो गए? दरअसल हुआ क्या कि जब विदेशी लोग भारतीय समाज में आने शुरू हुए, जब वो लोग आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा जीवन की जानकारी ही नहीं थी। हम उस वक्त शीर्ष पे थे, हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान, इन सभी के शीर्ष पर थे, और वह अपना जीवन प्रारंभ कर रहे थे। लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, वह है युद्ध कौशल, जिसमें वह किसी तरह छल बल के प्रयोग से बाकी सभ्यता और संस्कृतियों को दबा देते थे। अब हम लोग जिस वक्त अध्ययन कर रहे हैं, हमको लगा कि शाम हो गई, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, आदि आदि, हम इन व्यवस्थाओं में थे, तो वहाँ छल बल से हमको दबा दिया गया। अब जब दबा दिया गया तो उसके बाद धीरे 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 हमारे समस्त संस्कार, हमारी विद्याएं, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, ये सब धीरे धीरे नष्ट हो गए या नष्ट कर दिए गए। तो हमारे समाज से ये सारा ज्ञान शनै शनै समाप्त हो गया। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए, और ख़ास तौर से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद समाज में मैन मशीन रिलेशन प्रमुख हो गया। अब हर चीज़ बहुत जल्दी करनी है, तो जब हम चीज़ों को जल्दी करते हैं तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो करना पड़ता है वो संवेदनशीलता का करना पड़ता है। अब वही ख़त्म हो गई। तो लिहाजा बच्चे पैदा एक्सीडेंट का परिणाम है, प्लानिंग का परिणाम नहीं है। तो हम कहते तो हैं फैमिली प्लानिंग करनी है, लेकिन हमारी प्लानिंग बहुत बहुत छोटी सी है। तो स्त्री पुरुष जब अपने मन से मिले, संतान हो गई, एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन संतान के प्रति बहुत प्रेम है, तो घर में जो परंपराएं हैं बस उन्हें हमने निभा लिया और हम आगे बढ़ गए। इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात और हुई जिस पर हमें सबको ध्यान देना होगा, और वह ये कि धर्म की वैज्ञानिकता हम लोग भूलते चले गए, और धर्म पूजा पाठ का पर्याय बनकर रह गया। जबकि सनातन संस्कृति में सब कुछ बहुत वैज्ञानिक है, बेहद वैज्ञानिक है। तो वही विज्ञान समाप्त हो गया, और उस विज्ञान ने पूजा पाठ का सहारा लिया, आश्रम मंदिरों में परिवर्तित हो गए, जिसकी वजह से जो हमें कर्म करने चाहिए थे, गुरुजी को जो सिखाना चाहिए था, हमें जो सीखना चाहिए था, वो सब नष्ट हो गया। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो एक आपने बात कही कि उसकी वैज्ञानिकता, वो शायद हम फिर से नहीं समझ पा रहे, नहीं समझा पा रहे, इस पर बात करेंगे। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ। भारत दृष्टि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं संस्कारों को लेकर भारत की दृष्टि की, और चर्चा में हमारे साथ हैं पावन चिंतन धारा के संस्थापक श्रीमान पवन सिन्हा जी। मेरा प्रश्न है, जो आपने संकेत भी किया कि हमारी सारी चीज़ें वैज्ञानिक थी,
बिल्कुल तर्क की कसौटी पर खरी थी और वो सारे ही अनुभव सिद्ध थी। लेकिन क्या आज के समय हम उन सारी बातों को ठीक वैज्ञानिक रूप में नहीं बता पा रहे, केवल गौरव गान कर पा रहे हैं? वो ठीक ठीक किस तरह से उनका प्रभाव होता है, 16 संस्कारों की ही बात करें तो वो ठीक ठीक कैसे प्रभाव करता है, क्या हम ये बता पाने में सक्षम नहीं है या कोई और कारण है? हम बता ही नहीं रहे हैं, और जो बताने में सक्षम है उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट हो रही है कि वह आम जन उसको समझ नहीं पा रहा है। आम जन के पास समय कम है। देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन स्वीकार्य होना चाहिए। तो अब उतना समय नहीं है कि कोई बच्चा 25 वर्ष गुरुकुल में रहे, अब समय नहीं है। तो हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा, हर बात पर पुनर्विचार करना पड़ता है, ये समय की मांग है। तो अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम वैसा बता सकते हैं। और जो एक शब्द का प्रयोग आपने किया, गौरव गान, ये सबसे अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन आज का जो गौरव गान है वह तर्क की रोशनी से परे एक अंधकार का गौरव गान है। हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम वो थे, हम ऐसे थे, ये अधूरी बात है। हम वैसे थे तो आज ऐसे क्यों हो गए, ये फिर प्रश्न उठ जाएगा और उठने लगा है। तो ये जो गौरव गान है, या भारत माता की जय करते हैं जिस वक्त, तो किस भारत की जय करते हैं और जय क्यों करते हैं, यह जब तक दृष्टि हमारा अपना नैरेटिव डेवलप नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। देशभक्ति का क्या अर्थ है? क्या फेसबुक पर या बाकी सोशल मीडिया में सैनिकों के लिए जोर से नारा लगा देना? बल्कि इस भूभाग पर जो मनुष्य हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, नदियां हैं, वनस्पति हैं, उन सब की जय घोष होती है। जब हम एक भारत की जय घोष करते हैं, उस विज्ञान की जय घोष होती है। इन चीज़ों को बहुत सामान्य भाषा में सिलेबस में लेकर आना चाहिए और इस पर ऐसे मंथन होना चाहिए। जैसे आपने ये प्रारंभ की है चीज़, ये कड़ी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर सब ऐसी जगहों पर बैठे, एक डॉक्टर भी बैठे, वो उसकी वैज्ञानिकता का अपने हिसाब से आकलन करें। एक धर्मगुरु बैठे, वो उसकी वैज्ञानिकता का अपने हिसाब से आकलन करें। और उससे जो लाभ लेने वाले लोग हैं उनमें से भी कोई व्यक्ति बैठे। धीरे 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 ये चीज़ें लोगों तक पहुंचने लगेंगी। और इसमें शिक्षक समुदाय और माता पिता का योगदान सबसे प्रमुख है। डॉक्टर साहब से भी और गुरुजी से भी कहीं ज़्यादा माता पिता को ये समझना होगा, शिक्षकों को ये समझना होगा, तभी वो चीज़ कम्युनिकेट हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बात की अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका महत्व शायद आसानी से समझ में आए। समाज में बढ़ रहा अपराध, अपराधों के प्रकार, जघन्य अपराध, दुर्दांत अपराध, कुछ ऐसे अपराध जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी चर्चा तक करना आप ठीक नहीं समझते, लेकिन ये समाज में बढ़ रहे हैं। क्या इसका कारण उन संस्कारों से दूर होना है? कितनी सरल भाषा में एक बहुत अच्छी बात शास्त्र कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार समाप्त होने चाहिए। ये हम भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, लेकिन समाप्त कैसे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। समाप्त होने चाहिए। 5 साल के बच्चे को भी पता है, वो तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करता है। 50 साल तक का जब हो जाता है तब तक करता है, 70 साल का हो जाता है तब तक करता है। रोके कैसे? यही संस्कार से संभव है। अब मान लीजिए गर्भाधान संस्कार ऐसे समय पे होता है जब पिता के पेट में न पित्त है, न वायु है, न कफ एक्स्ट्रा, ये तीनों संतुलित मात्रा में है। और वह रात में संस्कार कर ये गर्भाधान कर्म करते हैं और रात्रि कर्म में उनकी सूर्य नाड़ी चलती है। तो बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अधिकतम होगी, वह बात को मानेगा, वह समझेगा, वह काम के अधीन नहीं होगा, वह क्रोध के अधीन नहीं होगा, वह अहंकार के अधीन नहीं होगा भी तो समझाने पर समझ जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें, अब जैसे पुंसवन संस्कार है, सोचना शुरू करा बच्चे ने गर्भ के अंदर एक जी, अब आत्मा आने लगी। एक तो प्राण हो गया, वो बायोलॉजिकल है, अब आत्मा आने लगी, अब वो विचार उसके अंदर उत्पन्न हुआ। ऐसे में स्त्री ओम का जप कर रही हैं, नियमित रूप से टहल रही हैं, घर का काम मन लगा के कर रही हैं, लड़ाई झगड़ा चिंता ईर्ष्या उनमें उस वक्त बिल्कुल नहीं है। धर्मशास्त्र वह पढ़ रही हैं, चाहे वो किसी धर्म के शास्त्र पढ़ें, सभी अच्छे हैं, तो वह धर्मशास्त्र पढ़ रही हैं। तो और वह कुछ गणित की गुत्थियां सुलझा रही हैं,
तो उस बच्चे का जब जन्म होगा तो वह बच्चा न कामी होगा, न क्रोधी होगा भी तो उसे मैनेज किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। आपने एक बात कही कि संस्कारों का यह केंद्र क्या हो, परिवार हो, समाज हो, विद्यालय हो, क्या हो, मूल रूप से क्या हो, ये सभी मिलकर हों, और क्या प्रश्न यह है कि क्या ये सारे केंद्र ठीक ठीक काम कर रहे हैं आज? बिल्कुल नहीं कर रहे। देखिए, माता पिता को स्वयं अपने बारे में नहीं पता, उनका अपने ही ऊपर नियंत्रण नहीं है। अब ये देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि नकारात्मक प्रवृत्ति के माता पिता एक सकारात्मक प्रवृत्ति की संतान चाहते हैं। ये कैसे संभव है? तो हम खुद हंसना नहीं जानते, हमारे घर में निंदा होती है, हम ईर्ष्यालु हैं, लेकिन बच्चा चाहते हैं कि वो मेरे प्रति आज्ञाकारी हो। तो हम बच्चा चाहते हैं या गुलाम चाहते हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहला मंथन है माता पिता में ही शुरू होना चाहिए। पेरेंटिंग ही तो संस्कार सिखाती है। माता पिता से पहला संस्कार होता है और उसके बाद विवाह तक तो कम से कम माता पिता के संरक्षण में ही सभी संस्कार होते हैं। तो माता पिता ही सबसे पहले संस्कार सीखें। एक चीज़ यहाँ मैं विशेष कहना चाहता हूँ, हम अपने शास्त्र में भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार भी, मैन कैन नॉट बी टॉट। मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। वो कैसे सीखता है? डिमॉन्स्ट्रेशन से सीखता है, देखकर सीखता है, ऑब्जर्वेशन से या स्पंदन से सीखता है। और ये स्पंदन यदि घर में नहीं है तो मनुष्य सीख ही नहीं सकता, वह अपनी मर्जी से काम करेगा। अब उसका अनुभव सही है तो सही काम कर लेगा, अन्यथा वो बिगड़ेगा। जब वो बिगड़ेगा तो स्कूल भी बिगाड़ेगा, समाज भी बिगाड़ देगा। आज का जो संकट जो मुझे लग रहा है, जो आधुनिक जीवनचर्या है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, तकनीक के ज़्यादा करीब हैं हम, लोगों के कम जी। इसने क्या यह संकट, इस संकट को और गहरा कर दिया है? बहुत ज़्यादा। देखिए, तकनीक, और कौन सी तकनीक? जो बेची जा रही है, जो मेरे लिए नहीं है, जो मुझे बेची जा रही है। तो बेची जाने वाली तकनीक में और जो एक माता पिता होते हैं उसमें बड़ा फ़र्क होता है। माता पिता का सर्वस्व बच्चे पर न्यौछावर होता है और केवल अच्छी बात वो बच्चों को बताते हैं। तकनीक क्या करती है? अच्छी बात तो होगी बहुत ज़रा सी, और बाकी जो चीज़ें हैं जो बेची जा सकती हैं वो होंगी अधिक। बिकता क्या है? अधोगति बिकती है। अधोगति में क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आप कोई भी तकनीक उठाकर देख लीजिए, ज़्यादातर में सही बात तो होगी 25%, 75% चाहे विज्ञापन के रूप में हो या अन्य किसी रूप में, वो यही 5 चीज़ें बढ़ाने वाले होंगे। मेरी कमीज, ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं, यही सब होती रहेंगी उसमें। और मनुष्य उस टेक्नोलॉजी से स्पंदन, अपनी संवेदनशीलता, ये सब खोता चला जाएगा। जैसे ही वो खोता चला जाएगा तो आप देखिए धीरे 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 उसके अंदर का उसका अपना चरित्र वही समाप्त हो जाएगा। तो साइबरनेटिक सोसाइटी में तकनीक तो अभी बढ़नी है, लेकिन हमें पेरेंट्स को और एजुकेशन को गाइड करना होगा, एजुकेशनिस्ट्स को गाइड करना होगा। और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, सब्जेक्ट्स हम कभी भी पढ़ सकते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क 50 साल में भी गणित पढ़ना शुरू कर सकता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तहजीब लेकिन हम कभी नहीं सीख सकते यदि 12 वर्षों तक हमारे बच्चे के मन में सकारात्मक विचार नहीं आए, तो आगे आने फिर बहुत कठिन है। 12 वर्षों तक उसके कंधों पर बस विषयों का बोझ ला देने की बजाय यदि हम उसके मस्तिष्क में संस्कारों का प्रत्यारोपण कर दें तो वो श्रेष्ठ सिटीजन बनेगा और श्रेष्ठ मनुष्य बनेगा। जो कहते हैं कि जब मिट्टी कच्ची हो तभी उसे आप आकार दे सकते हैं। एक बार मिट्टी पक गई तो उसे आकार देना संभव नहीं, रंग रोगन तो आप कर सकते हैं। हमें अपनी चर्चा को यहीं विराम देना होगा और आज हम भारत दृष्टि में चर्चा कर रहे हैं संस्कारों की, कितनी प्रधानता प्राचीन समय में रही, किस तरह से संस्कार प्रधान अपना समाज रहा। एक नया जीवन जब प्रविष्ट हो रहा है, आकार ले रहा है, एक नई आत्मा जब आकार ले रही है, उस समय से लेकर हमने संस्कारों का विधान किया और यही कारण था कि आगे जाकर जितने और संस्कार थे उसने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिसकी चर्चा हम आज भी करते हैं। हर तरह से उन्नत समाज, हर तरह से उदात्त व्यक्ति, हर तरह से लोक कल्याण में लगे रहने वाले लोग,
कुछ ऐसी कल्पना जिसे सोचकर आज हमें अचरज भी होता है कि क्या ऐसा संभव है। लेकिन आप अगर बीज को ठीक से संस्कारित करें तो एक अच्छी फसल, एक अच्छा पौधा, एक अच्छा पेड़ आगे आ सकता है। ऐसा हमने देखा है हमारे समाज में। आज भी कुछ क्षेत्रों में, कई आश्रम में, कई लोगों के पास जाकर आपको ऐसा अनुभव होगा। यह संभव है। कारण यह रहा कि उसकी वैज्ञानिकता को न हम समझ पाए और हम स्वयं न समझ पाए, तो उसे आगे बताना भी संभव नहीं हो पाया। आधुनिक जीवनचर्या ने इस संकट को और गहरा किया है। लेकिन हाँ, हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम उस संकट से पहले भी उभरे हैं। तकनीक के साथ सामंजस्य हमने पहले भी किया है और आज भी उसकी संभावना बरकरार है। आवश्यकता है कि उन विषयों को हम स्वयं समझें और दूसरों तक उसे पहुंचाएं। पवन जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह कार्यक्रम देखने के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ।